बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर फैसला आया, तनकीद हो रही है। काजी फायद ईसा के ऊपर तनकीद हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपने इख्तियारात पार्लिमान के हवाले कर दिए, पार्लिमान की मदाखलत का रास्ता खुल गया। हालांकि हमने यही सुना था कि जमहूर की नुमाइंदा पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट बालादस्त होती है, कवानीन बना सकती है, आइन बना सकती है, आइन में तरमीम कर सकती है। बहरहाल आइनी बहस है, कानूनी बहस है, इसे होता रहना चाहिए, माशरे के अंदर इसको जरूरत महसूस की जाती है। बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर भी, और जो मुद्दा मैंने आपको पहले बताया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उसके ऊपर भी बात करेंगे, होने वाली तनकीद पे भी बात करेंगे, लतीफ खोसा साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। लेकिन पहले बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी। इस वक्त टॉक ऑफ दी टाउन बनी हुई है। क्या इबाहम अभी भी बाकी है? क्या कुछ ऐसा धुंधला है कि जो अब तक दिखाई नहीं दे रहा मंजर के उस पार मामलात है? क्या मेरे साथ हसन अयूब साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे पूछेंगे। इसके साथ साथ बैरिस्टर राशिद असलम भी मौजूद होंगे लंदन से। लेकिन पहले देखते हैं बैरिस्टर अली जफर साहब का एक जो मीडिया के साथ गुफ्तगू है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बिल का, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल का, कौन सा ऐसा मामला था कि जिसके ऊपर वो मुत्तफिक है? जरा दिखाइएगा। फैसले में ये कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी के केसेस नहीं खुलेंगे, और उनको ज़्यादा अपील से, तो उन्होंने कहा ठीक है, हक है हर का कि अपील होनी चाहिए, लेकिन वो जो अपील से माजी के केसेस जो फाइनल हो गए थे, मसलन पनामा का केस है, उन्होंने उससे जो माजी के केसेस जो रोक दिए हैं और कहा गया है कि लॉ माजी के केसेस को ओपन नहीं करेगा, उससे वो मुतमईन। अच्छा, माजी के केसेस 3-4 दफा जो है वो अली जफर साहब ने ये कहा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो अगर मसला था तो वो पार्लियामेंट की बालादस्ती का नहीं था, बल्कि ये था कि माजी के जो केसेस हैं उसके ऊपर कहीं किसी सियासी हरीफ को जो है कोई फायदा ना हो जाए। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है गलत हो। बात करेंगे हसन अयूब साहब से, बैरिस्टर राशिद असलम साहब से। सर, आप दोनों का शुक्रिया। हसन साहब, खबर ज़ाहिर है कि आपके पास होती है, फिर तबसरा, तज्जिया, कानूनी मामलात में राशिद असलम साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि लंदन से मियाँ साहब का सफ़र शुरू हो चुका है। तो पहले तो ये बताएं हसन साहब कि आपके ज़हन में, क्योंकि आप बड़े मुबहम किस्म के जुमले लिखते हैं ट्विटर के ऊपर, जो है वो रावी चैन ही चैन लिखता है, तो क्या मियां नवाज शरीफ रावी चैन ही चैन लिख रहा है कि वो वाकई लैंड कर जाएंगे? फिर कभी खबर आती है इस्लामाबाद लैंड करेंगे। फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले ही लाहौर से आया हूँ, तो लाहौर में मियां साहब के हल्के से मैंने प्रोग्राम किया। ठीक है, मियां साहब की वहाँ पर जो है वो बड़ी बात हो रही थी, वहाँ पर जो है वो उनकी जो है वो वोट बैंक भी नज़र आया, वहाँ पर लोग उनके हामी भी नज़र आए, लेकिन झंडे बैनर उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे पिंडी से लेके इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से फिर जो है वो लाहौर के पूरे रास्ते के अंदर। तो मियां साहब वापस आ रहे हैं वाकई? देखिए फवाद साहब, अभी तो ये बहस खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो चीज बड़ी जो है अब वाज़ेह हो चुकी है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं, और मैं खुद 18 तारीख को दुबई जा रहा हूं, और 21 तारीख को जो उम्मीद पाकिस्तान की जो चार्टर्ड वो आ रही है फ्लाइट, उसमें मैंने भी आना है, तो मैं भी उसका मुसाफिर हूंगा। अच्छा, जहां तक बात है जी कि उनके आने के हवाले से, तो थोड़ा सा एक मिनट हसन साहब, ये बताएं कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है, आपका वीजा इशू हो गया, यानी कि आप उस सारे प्रोसीजर से गुजर चुके हैं जिसको हम कह सकें कि वाकई फ्लाइट उड़ेगी और आप आएंगे और आप यहां से जाएंगे भी? मतलब यह सारी चीजें कंफर्म हो गई है? अभी तक नून लीग ने इसमें भी इमाम में रखा हुआ है? नहीं, सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, तो साहब इसमें आप परेशानी ना करें। सुबह 8 बजे की जो है वो फ्लाइट है, और अभी जो लेटर हमें रिसीव हुआ है उसमें तो लिखा हुआ है कि ये लाहौर के लिए है। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि वाया भी फ्लाइट होती जो एंड डेस्टिनेशन लाहौर है, लेकिन जो मेरे जराए बता रहे हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से नहीं बताया गया। ठीक है, और ये समझ लें कि ये रावी की अपनी खबर है। तो खबर ये है कि जो इमिग्रेशन होगी, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ की या उम्मीद पाकिस्तान फ्लाइट के तमाम मुसाफिरों की बशमूल मेरे, वो इमिग्रेशन हमारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। तकरीबन 1 घंटे का जो उनका क़याम होगा यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का, और उस 1 घंटे में वो अपने वकला से मुशावरत करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हिफाजती जमानत के लिए जो लीगल टीम है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेगी। ठीक है, और मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट वीक अभी आ रहा है, पीर, मंगल या बुध है, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन में ये हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। और आपको मालूम है कि जो प्रोटेक्टेड बेल होती है, इसको डिविजनल बेंच हाई कोर्ट का सुनता है, यानी सिंगल बेंच नहीं सुनेगा।
तो मोस्ट लाइकली जी अब ये देखते हैं कि ये अब किस दिन समाज के लिए मुकर्रर होती है, 21 से पहले ये सारा मामला जो है वो निमट चुका होगा और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अगर जमानत मिलनी है यानी हिफाजती जमानत, वो बात भी तय हो चुकी होगी कि जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी। तो अगर जमानत अगर देखें हसन साहब, इसके अंदर ना एक इबाम इसलिए भी है कि इस तरह पहले कभी नहीं हुआ कि किसी फर्द को कोर्ट्स ने बाहर भेज दिया और बाहर भेजने के बाद उसने आके प्रोटेक्टिव बेल, मैं समझता हूं कोर्ट्स में जो थोड़ा बहुत भी जानता है उसको पता है कि प्रोटेक्टिव बेल 99% मिलती है। तो अगर मियां साहब को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती मिसाल के तौर पे, तो फिर क्या होगा? कोई ऐसा चांस है या आपको लगता है कि 99% वाला जो वही गालिब रहेगा? देखिए ये तो रूटीन की बात है कि यानी एब्सेंशिया के अंदर भी लोगों को जो है वो अदालतों से सजा हो जाती है। कई लोग, मैं जानता हूं एक आदमी को जो कि जिसको ऊपर जो है वो 302 के चार्जेस थे और वो बंदा यहां से स्पेन भाग गया। स्पेन से पता नहीं कितने वर्ष वो रुके और वहां से फिर जब वो वापस आए तो उनसे पहले ही उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए अप्लाई कर दिया था और अदालत ने उनको हिफाजती जमानत दे दी थी। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कोई 302 तो नहीं किया हुआ, यानी वो जो उनके ऊपर मुकदमात हैं एवन फील्ड में देख लें, यानी हाई कोर्ट में अगर आप देखें तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बरियत थी इस बेस के ऊपर हुई थी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का कोई रोल डिटरमिन नहीं कर सका था नैब। और दूसरा जो मशहूर जमाना यानी अरशद मलिक साहब वाला मामला है, तो वो सजा जो उन्होंने सुनाई थी उसकी कहानी तो वो खुद सुना चुकी है। तो यानी एक केस में, यानी जो एवन फील्ड वाला केस है उसमें तो बरियत नवाज शरीफ साहब की दीवार पर लिखी दिखाई दे रही है। जहां तक दूसरा केस है अल अजीजिया वाला, जिसमें मैं केसेस की तरफ हसन साहब, मैं केसेस की तरफ आपसे जो ना मैं कह रहा हूं केसेस की तरफ मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास ताकि तफसील से केसेस पे बात हो जाए, क्योंकि आजम नरीद तारड़ साहब ने भी कहा है कि जी उनकी नाअहली तो एक जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम थी उसके बाद खत्म हो गई है। इसलिए मैं कहता तफसील से जरा बात कर लूं, अगर आप कहें तो मैं चले आता हूं राशिद साहब की तरफ। जी जी प्लीज। राशिद साहब, मियां साहब की वहां कानूनी टीम एक लंदन में मौजूद थी, जाहिर है कि अब वो लंदन में मौजूद नहीं रहे लेकिन इतने अरसे वो वहां पर थे। तो उस कानूनी टीम ने किस तरीके से तमाम मामलात का जायजा लिया, क्या गुफ्तगू होती रही, अगर कुछ आप थोड़ा सा उस हवाले से बता सकें। देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली अगर कानूनी टीम जो भी होती है वो जो भी उनकी स्ट्रेटजी होती है उसको बताते नहीं, अफशा नहीं करते। हाँ ये जरूर इतलात थी कि पिछले दिनों लाहौर से भी कुछ वकला आए हुए थे जो आगे जाके उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल को अप्लाई करेंगे, बट ये है कि आगे जो स्ट्रेटजी है वो तो कभी भी बताई नहीं जाती, ना उसका पता होता है। लेकिन अगर मियां साहब वहां पे गए हैं, जैसे पाकिस्तान की सूरत हाल हमेशा से रही है सियासी तौर पे, तो कोई ना कोई गारंटी, कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जिसके तहत वो वहां पे गए हैं। और पाकिस्तान ऐसा कंट्री है, बहुत कम मुल्कों में से ऐसा है कि जहां पे अगर फर्ज से कुछ सजा सुना दी गई तो बंदा हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आ गया। अब अगर वापस भी जाएंगे तो बेल हो सकती है। जो पाकिस्तान में सियासी मुकदमात होते हैं उसका बाहर की दुनिया में भी इसी तरह तासुर लिया जाता है कि उसको बहुत सीरियस नहीं लिया जाता। ज्यादातर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से मुकदमात को देखा जाता है। इसी वजह से जब आप देखें कि एक्स्ट्राडिशन का केस था मियां साहब का यहाँ पे, जब इमरान खान साहब वहां पे बरसरे इक़्तिदार थे, तो यहाँ के जो कोर्ट्स थे या यहाँ के जो होम ऑफिस था उनकी ये रिजर्वेशन ये थी कि वहां पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, तो इस वजह से एक्स्ट्राडिशन वाला जो सिचुएशन है वो उसको एंटरटेन करने को तैयार नहीं थे। तो अब अगर वो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां के कोर्ट्स पाकिस्तान के सियासी हवाले से बहुत सारा हमेशा एंटरटेन करते रहे पॉलिटिकल लीडरशिप को। तो मैं ये समझता हूं कि उनको कोई ना कोई वहां पे इस किस्म की जो लीगली कोई इस किस्म की तसल्ली होगी, कोई ऐसा जवाब होगा जिसकी बेस पे वो जा रहे हैं, या उनके वकला ने प्रॉपर्ली उसको गाइड किया होगा, क्योंकि हालात वो नहीं रहे जो 5-7 साल पहले थे। हालात बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं पाकिस्तान में, और उनकी पहले गवर्नमेंट भी रही है, बहुत सारे मुकदमात जो थे वो उनकी नौयत वो नहीं रही। जिस तरह उन्होंने बताया अरशद मलिक का जो केस था वो भी उतना उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रही। तो कोर्ट्स जो न्यू फैक्ट्स हैं वो वहां पे देखेगी, और जिस तरह प्रोटेक्टिव बेल का पाकिस्तान में रवाज है या जो प्रेसिडेंट्स हैं उसके मुताबिक तो प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है। वो मैं जो देख रहा हूं कि उनको मिल जाएगी प्रोटेक्टिव बेल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। तो तारड़ साहब ने बात की है सहाफियों से, किसी सवाल का जवाब उन्होंने दिया, मियां साहब के खिलाफ केसेस किस तरीके से ट्रीट होंगे, कौन कौन से मामलात होंगे। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो वो सुन भी लेंगे और उसके ऊपर जरा तबसरा भी ले लेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात पार्लिमान की सुपरमेसी के ऊपर भी करेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ के केसेस की बात हो रही है। और सुपरमेसी की बात मैंने इसलिए की कि जो एक फैसला आया जिसमें काजी फायद ईसा साहब के ऊपर ये तनकीद लोग कर रहे हैं कि शायद उन्होंने अदालत के इख्तियारात उठाकर पार्लिमान को दे दिया। हालांकि हमने तो सुना था कि पार्लिमान बालादस्त है और जमहूर की नुमाइंदा है। बहरहाल तनकीद करने वाले हर दौर में तनकीद करते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सुनते हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि मियां नवाज शरीफ के केसेस रिव्यू होंगे, कैसे जो है वो हल होंगे, क्योंकि केसेस हल होने के बाद ही मामला आ सकता है कि जब वो इलेक्शन लड़े और फिर वज़ीर-ए-आज़म बने। ज़रा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कानून मैंने तो नहीं बनाया, कानून पार्लिमान ने बनाया था और मुझे खुशी है बतौर रुकन पार्लियामेंट के पार्लिमान का बनाया हुआ कानून जो है उसकी इज़्ज़त अफजाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये अदा किया और ये बात मानी कि कानून साजी जो है ये इख्तियार है पार्लिमान का। मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में ये अपील इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद और वो अनचैलेंज है, आज वो राइजुल वक्त कानून है। उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो वैनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। आज उस हवाले से वो क्वालिफाइड है। बाकी जो केसेस हैं उनके नैब से मुतल्लिका वो जब कोर्ट में आएंगे तो अपने मेरिट्स पे डिसाइड हो जाएंगे। हसन अय्यूब साहब, आप ही की तरफ आ जाता हूँ। तारड़ साहब तो बड़े उम्मीद नजर आते हैं, इत्मीनान में नजर आते हैं। ज़ाहिर है मियाँ साहब ने मूवमेंट भी ऐसे तो शुरू नहीं की होगी, सब लोगों से मशवरा करके शुरू किया होगा। तो अब 1 2 3 4 आपको क्या लगता है? एक तो प्रोटेक्टिव वेल हो गई जिस पर हमने बात कर ली, आ गए मियाँ साहब पाकिस्तान में आ गए, एक बड़ा शो हो गया जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं वो हो गया। अब बताएं मियाँ साहब के पास कानूनी तौर पर क्या क्या 1 2 3 4 मरहले आपको नजर आते हैं? देखिए, उनको जो है अपनी अपील्स में जो है वो पेश होना होगा, सरेंडर करना होगा अदालत के सामने। हिफाजती जमानत तो मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए होगी। और जो आप ये देखेंगे जो क्या कहते हैं रूटीन में यानी 4 दिन से 1 हफ्ते की आपको हिफाजती जमानत मिल सकती है, लेकिन इससे ज्यादा आपको हिफाजती जमानत नहीं मिल पाएगी। तो फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकन करना होगा और हर समात पर पेश करना होगा। और उनको जो है वो वहां पर हाजिरी से इस्तिस्ना भी शायद नहीं मिलेगा। तो उनको यानी 4 5 8 जितनी भी समातें होनी है, कम से कम 4 समातें तो उसकी होंगी और मैक्सिमम 8 से 9 समातें मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उनको यहाँ पर पेश होकर अपने मुकदमात से एक दफा जो है वो जान छुड़वानी होगी। अदरवाइज जब तक अल-अजीजिया की अगर जो सेंटेंस है वो सेटिस्फाइड नहीं होती या एवन फील्ड में उनकी सेंटेंस जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती, तो तब तक वो नाअहल हैं। हाँ, जब अगर ये दोनों सजाएं जो है वो अदालत जो है वो अपीलें उनकी मंजूर कर देती है, तो फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अहल हो जाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे आपने सुना होगा कि जो सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने फरमाया था कि इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हो चुकी है, तो आरओ के सामने जब उनके नॉमिनेशन पेपर जाएंगे तो आरओ तो देखेगा कि इस वक्त कानून क्या है। तो कानून तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम जब होगी तो 62(1)(f) के तहत जो न्यायालय की मुद्दत है वो ताहयात से कम कर दी, यानी उस पर खामोश की, तो उसको स्पेसिफिक कर दिया 5 साल के लिए। अब नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो बड़ा इजी हो चुका है उनके लिए। आइंदा जो 2024 के इंतखाबात होंगे उसमें मोस्ट लाइकली वो इंतखाबात को कंटेस्ट कर पाएंगे, लेकिन उन्हें अदालतों का सामना उससे कबल करना होगा। तो आपको लगता है कि 2-3 महीने का जो अरसा रह गया जनवरी से पहले का, इसमें मियां साहब केसेस से इस हद तक जरूर निकल जाएंगे कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके? देखिए, अभी तो जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज है वो सारी तो उनकी फेवर में जा रही है। दूसरे जो मुकदमात है वो बिल्कुल ही जो है ना वो बेजान किस्म के मुकदमात है। तो ज्यादा इम्कान तो यही है कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में और सियासत में कोई चीज भी हरफे आकर नहीं होती। बिल्कुल। तो लिहाजा यानी इसमें अगर कोई रखूं कि एक मतलब इस बात में कोई ऐसी चीज को जो मुमकिनात में हो सकती है, वो 2% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि शायद वो इलेक्शन ना लड़ सके, लेकिन 98% चांस जो है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ेंगे। बल्कि मैं आपको बताऊं हसन भाई कि जब चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपके साथ बैठे हुए जज्बाती हो गए थे ना पाक फौज के हवाले से, तो फिर मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि ये किसी वक्त पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर है कि आपकी बात दुरुस्त है। जरा मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। सर, ये फरमाइएगा, यहाँ पाकिस्तान में एक बहस हो रही है कि पार्लियामेंट कानून या प्रोसीजर या जो मुख्तलिफ कवानीन है, रूल्स हैं, वो नहीं बना सकती थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इजाजत दे के काजी फायद ईसा साहब ने रास्ता खोल लिया कि पार्लियामान बार बार मदाखलत करे। बड़ा सख्त लफ्ज है मदाखलत, क्योंकि पार्लियामान को मदाखलत का कहा जा रहा है। तो हमने भी तो अपना कानून बरतानिया से अखज़ किया। बरतानिया में क्या सूरत हाल होती है, इस पर अगर एक कमेंट कर दें।
जी देखिए, यहाँ पे बरतानिया में पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सारे कवानीन बनाती है और पार्लियामेंट की आगे कमेटीज जो हैं, अगर फर्ज करें कोई नीश किस्म के कवानीन हो तो वो उनको तश्कील देती है। मेरा ख्याल है कि ये जो नया जो एक्ट आया पाकिस्तान में, ये बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट को ये हक है, वो इख्तियार है कि वो कानून बना सके, बाकी इदारे उसके मातहत होने चाहिए, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स या बाकी चीजों की बात करें वो एक डिफरेंट बात है, बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पार्लियामेंट की कानून साजी के अलावा कोई इदारा और कानून साजी नहीं कर सकता, और थोड़े बहुत इख्तियारात दिए होते हैं, इंटरनल इख्तियारात होते हैं, बट वो बहुत माइनर चीजों पे होते हैं जिसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं हो सकता। सर बेंचेस कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट जो है बरतानिया की, उसमें बेंचेस कौन बनाता है? देखिए, इसमें नॉर्मली तो ये होता है कि जिस तरह बाकी दुनिया में बेल्टिंग होती है, मोस्टली दुनिया में ऐसे है कि बेल्टिंग हो जाती है, उसके सारे बेंचेस उसके मुताबिक बन जाते हैं। तो पाकिस्तान में ये रिवाज था पहले कि जो चीफ जस्टिस थे वो बेंच बनाते थे। मेरा ख्याल उसमें कोई चेंज आई है, अभी कोई रिसेंटली कमेटी बनी है, बट ये बेल्टिंग के जरिए बेंचेस बनते होते हैं, पूरी दुनिया में ही ये रिवाज है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी ये नाफिज होना चाहिए ये रिवाज। पाकिस्तान में बहुत सारी जुडिशल चेंजेस होने की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, पाकिस्तान में अभी रिसेंटली मैंने एक लाइव जो हियरिंग देखी है, जिस तरह ग्रिल किया जाता है वुकला को, वो बड़ा एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। यहाँ पे तो सुना जाता है प्रॉपरली, पूरा बेंच भी बैठा हो तो वो अपनी सबमिशन देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। वहां पे जिस तरह जजेस वुकला को ही ग्रिल कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी थोड़ी बहुत चेंज होने की जरूरत है, बिकॉज पूरी दुनिया में इस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में जुडिशरी का निजाम चल रहा है, या जुडिशरी जिस तरह मुकदमा सुनती है। राशिद साहब, हम लोग मनाजरे के कायल है ना पाकिस्तान में, असल में तो मनाजरा ही कोर्ट में भी होता है। फिर हसन अयूब साहब, उसमें बहुत सर मुकम्मल कीजिएगा। उसमें बहुत सारी ऐसी जो कमेंट्स पास कर रही थी जुडिशरी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो लॉयर्स वैसे ही उस पर कंप्लेंट फाइल कर दें। जो लाइव एक सेशन मैंने देखा तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है जी। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं हसन साहब से ले लूं, खबर दे दीजिएगा भाईजान, नैब तरमीमी बिल कालदम हो गया था, सुना है फारूक नाइक साहब की क़यादत में किसी पटिशनर ने उसके ऊपर पटिशन की है, तो कुछ हिलचुल होगी उसमें? देखिए, ये तो अभी नजरसानी की दरख्वास्त दायर हुई है, लेकिन अभी यानी आप प्रैक्टिस प्रोसीजर जो है एक्ट को जो नाफिज करने के बाद अब आप ये देखिएगा कि इसके खिलाफ अपील भी आ सकती है, और मोस्ट लाइकली अगर अपील आती है तो 184(3) का जो मुकदमा था जिसमें जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक की बात की थी, तो कौन से हकूक सल्ब हुए हैं, यानी वो केस हाई कोर्ट में क्यों नहीं गया, और जो नैब तरमीम है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों आई है? खाली ये ग्राउंड ही काफी है इसको कलदम करार देने के लिए जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हेड किया था चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने। तो बजाय मुझे नैब तरमीम को कलदम करार देने का जो फैसला है जो साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल का, वो कायम रहता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसमें बहुत से फ्लॉज हैं। क्योंकि फर्स्ट रेमेडी जो थी वो हाई कोर्ट से लेनी चाहिए थी दरख्वास्त गुजार को, लेकिन दरख्वास्त गुजार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान थे, इसलिए उनको सहूलतकारी तो जो है वो अवेलेबल थी, जो किसी दुनिया के जो शख्स है वो अवेलेबल नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने उस केस को टेकअप भी किया, 50 समातें भी की, और 50 समातों के बाद जो उनके जो एप्लीकेंट के वकील थे ख्वाजा आरिफ साहब, वो ये चीज एस्टैब्लिश नहीं कर सके थे, यानी थ्रू आउट मैंने कम से कम जो है वो 40 समातें उसकी खुद सुनी थी, अटेंड की थी, तो उसमें एक मर्तबा भी वो ये चीज एस्टैब्लिश नहीं कर सके कि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का मामला है। इसके बावजूद उसको जो है उनकी एप्लीकेशन को मंजूर किया गया, जो कि अब फैसला कायम रहता मुझे दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, मैं सिर्फ एक आखिरी कमेंट ले लूं राशिद साहब से इसके ऊपर ही। राशिद साहब, क्या बरतानिया में भी ऐसा होता है कि तमाम कोर्टों को बिल्डोज करता हुआ अचानक कोई चीज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, और फिर हसन साहब ने इस तरह से नाराजगी से कहा कि उमर अता बंदियाल साहब ने शायद लाडले का लफ्ज इस्तेमाल किया, नहीं भी किया तो चले मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं मेरी तरफ से, लाडला समझते हुए जो सलूक किया, तो ऐसा होता है क्या बरतानिया में भी? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक प्रोसीजरल जो सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखा जाता है, उसी के मुताबिक केसेस ऊपर जाते हैं। आप इस तरह टेकअप नहीं कर सकते, बहुत कम ऐसा होता है। जैसे सिट की अपील थी जिसको सिर्फ टेकअप किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको लिया था, उसको लाइव भी दिखाया था पूरे यहाँ पे यूके में। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन वो अवामी उसका मामलात से मुतालिक था, जाहिर है कि बहुत शुक्रिया राशिद असलम साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब आपका भी, खबर भी देने की कोशिश की, तजिया भी लेने की कोशिश की।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। सरदार लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जाहिर है कि जब कानूनी बात हो तो खोसा साहब की राय बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाती है, वैसे भी अहमियत की हामिल है, लेकिन जाहिर है कि कानून में हम जब एक सियासी आदमी का, एक सियासतदान का कानून के हवाले से कोई बात करते हैं तो उसकी अहमियत जो है वो उसको चाशनी लग जाती है। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि एक तनकीद हो रही है कि शायद पार्लियामेंट की मदाखलत का रास्ता सुप्रीम कोर्ट में खुल गया, दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी पार्लियामेंट बालादस्त होती है, तो आप तो दोनों साइडों को देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या पार्लियामेंट ने मदाखलत की अदालत के इख्तियारात में कि जिसके बाद अदालत ने उस मदाखलत को कबूल कर लिया, इस पर क्या कमेंट क्या है आपके सर? देखें, कुछ हद तक तो तनकीद बनती भी है और कुछ हद तक नहीं भी बनती है, क्योंकि जो 3 मामलात में 3 निकात पर जो फैसला दिया गया है 10-5 की रेशो से, 9-6 की रेशो से और 8-7 को जो मुस्तरद किया है वो तो इन्होंने बिल्कुल सही किया कि इसका इतलाक जो है एक्ट से आने से बाद के मामलात पर तो अपील की जा सकती है, लेकिन इससे पहले के मामलात जो है पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस मुतसव्वर होंगे और उनको उन मामलात में हक अपील नहीं होगा। तो जिसका मतलब ये हुआ कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरम जो है तरीन साहब का वो रास्ता बंद हो गया कि वो जो उन पर बंदिश लगी थी उम्र भर की कि वो नाअहल है, वो नाअहली जो है उसको अपील में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और लेकिन एक्ट के बाद जो मामला 184(3) में होंगे, यानी सुओ मोटो जो अदालत उज़्मा जो सुओ मोटो अख्तियारात इस्तेमाल करेगी, उसमें हक अपील 30 दिन के अंदर जिसके खिलाफ फैसला हुआ होगा वो उसको हक हासिल होगा। ठीक सर। तो जहां तक हक अपील का है, कुछ दोस्तों का जिसमें मैं भी शामिल हूं, हमारा नजरिया ये था कि अगर आपने जो है हक अपील रखना है तो हक अपील प्रोसीजरल नहीं होता, सब्सटेंटिव राइट होता है। ये आपने जहां आइन में हक अपील मलहूज था वहां आर्टिकल 185 में और दूसरे मामलात में चाहे वो ट्राइब्यूनल था वहां रखा गया सर्विस ट्राइब्यूनल, लेकिन अगर नहीं आइन में रखा गया, भले चाहे उसमें सुकम ही क्यों ना हो, वो आईनी तरमीम के जरिए आप आर्टिकल 184(3) के साथ आर्टिकल 184(4) एक आर्टिकल सब आर्टिकल ऐड करके वहां अपील का हक रखते। अगर हमारा बतौर बार के, चूंकि मैं चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी रहा हूं और 15 साल पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा हूं और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव वगैरह वगैरह हर ओहदा मैंने लिया है बार का, हमारी बार की तरफ से हमेशा तकाजा ये रहा कि नहीं जी, एक हक अपील का जरूर होना चाहिए अगर सुओ मोटो अदालतें अख्तियार करती हैं। तो असूली तौर पर जो मैं समझता हूं वो जो मुतालबा था बार्स का, और वैसे भी एक हक अपील का होना चाहिए, वो लेजिस्लेशन ठीक थी, लेकिन लेजिस्लेशन आइन पर हावी नहीं हो सकती थी। सिर्फ इसका तरीका कार जो था इस अपील के हक का, इसके लिए आइन में तरमीम 2/3 जो है पार्लियामेंट कर सकती थी। तो सर अब ये आप समझते हैं कि फ्यूचर के लिए रास्ता खुल गया, मुस्तकबिल में भी अब इसी तरीके से हुआ करेगा, वाज़े अक्सरियत की बुनियाद पर लोग, सादा अक्सरियत की बुनियाद पर लोग फैसले किया करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, इसकी लॉजिक जो दे रहे हैं ना, इसकी लॉजिक एक तो ये है कि आर्टिकल 184(3) जो है ये सुओ मोटो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, questions of fundamental public importance which are germane to the fundamental rights, ये एक तो इसका बुनियादी हकूक और अवामुन नास पर जो है इसका असर होना चाहिए। तो इस पैरामीटर जो है 184(3) के वो खुसूसी है और इसलिए इसमें एक फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी कहा कि एक हक अपील का होना चाहिए। हमारी शरा भी, इस्लामिक कानून भी, सारी दुनिया के कानून भी कहते हैं कि एक हक अपील का होना चाहिए था। तो इसमें तो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि किसी और शिक के आइन में सुप्रीम कोर्ट, भले यही सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, किसी भी शिक में वो ये इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने भी
हल्फ उठा रखा है आइन का पासदारी का। बिल्कुल तो ठीक है। अब ये लॉजिक तो तफसीली फैसले से ज्यादा मजहर होगी और मैं ज्यादा उस पर जो है बात करने के लायक हो जाऊंगा, लेकिन सरेदस्त जो मेरा अपना जाती ख्याल वो ये है कि इसके लिए सॉलिड बुनियाद मौजूद थी कि वो कहते कि हक अपील होना चाहिए, अगरचे ये आईनी जरिए से या कानूनी जरिए से इस पर हमारा जो है मेरा जाती और कुछ हमारे जो वकला हैं सीनियर उनका इख्तलाफ जरूर है कि हम चाहते थे कि आईनी तरमीम के जरिए हो। लेकिन अब वो एक और प्रिंसिपल है कि अगर कोई चीज भले गलती से भी हो जाए लेकिन मफाद आमा के लिए हो, यानी अवाम उन्नास की भलाई और फायदे के लिए हो, तो भी उस पर फिर जो है आप इख्फा कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बुनियाद पर आप इसको इस शिक को जस्टिफाई कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो किया जाएगा इसमें, लेकिन इससे बाकियों का रास्ता नहीं खुलता। ठीक हो गया सर थोड़ा सा आगे आ जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस वतन तशरीफ ला रहे हैं, अभी तक की इतलात के मुताबिक, आज तक की इतलात के मुताबिक चार्टर तैयारा भी हो रहा है, सारे सहाफ़ी भी कहते हैं कि वो आएंगे। तो मियां साहब जब आएंगे तो उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ये हम इज्यूम कर लेते हैं कि वो आएंगे तभी कि जब उनके जो यहाँ के लोग हैं वो प्रोटेक्टिव बेल दायर करेंगे। और सुने मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वो मिल भी जाती है, इसके ऊपर हम बहस ही नहीं करते ना, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस पर कर रहे हैं। अब प्रोटेक्टिव बेल हो गई, एक हफ्ते का उनको टाइम मिल गया, वो इस्लामाबाद लैंड करें, लाहौर लैंड करें, जो मर्जी करें, उनका मसला है। उसके बाद आपको क्या लगता है उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा अगले इलेक्शन तक, अगर वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, कि जो अब तक की इतलात के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे? एक तो ये है कि प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती है। प्रोटेक्टिव बेल मिलती है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए जो केस जेरे तजवीज हो। लेकिन साहब एक सेकंड कता कलामी की माजरत, लेकिन ये भी तो बताएं ना कि जब मियां साहब अदालतों के हुक्म पे मुल्क से बाहर जा सकते हैं तो वो भी तो कोई प्रेसिडेंट कानून नहीं था ना, वहां से भी तो बात शुरू करें फिर। नहीं देखें, नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल उसका प्रेसिडेंट मौजूद है और होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है लाइफ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स। आर्टिकल 9 जो है आइन का वो हावी है सभी चीजों पर जिंदगी की, अगर उनका खतरा है। क्योंकि उस वक्त ये आया था कि इनकी जिंदगी को खतरा है, प्लेटलेट इतने गिर गए हैं कि अदालतें भी मजबूर होकर कहना पड़ा अदालतों को कि बताएं इनकी जिंदगी का कौन जिम्मेवार है। और जब बोर्ड बैठते रहे, जो भी जिस तरह से भी हुआ आप सबको पता है, तो सभी ने ये मुत्तफिका तौर पर कहा, बशमूल जो अपना शौकत खानम के हेड और मुआलिज हैं, उन्होंने भी कहा कि जी इनको बिल्कुल फौरन बाहर जाना चाहिए इलाज के लिए, इनके प्लेटलेट वहीं ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए अदालत ने 1 महीने का बॉन्ड लेकर, जो बॉन्ड भरा मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि ये 1 महीने के अंदर ये अपना इलाज करवा के वापस आ जाएंगे। अब ये तो अल्लाह जानता है ना, अब ये बातें आएंगी कि 4 साल 1 महीना जो है वो 4 साल के बराबर था, वो ज़ियाउल हक के 90 दिन जो है वो 11 साल के बराबर हो जाते हैं। ये है तो उन्हीं के मुतबन्ना ना। तो इसलिए अगर ये हुआ है तो फिर अदालत ने उनको बॉन्ड लेकर और इस बिना पर आईनी शिक को मलहूज रखते हुए उनको जाने की इजाजत दी और वो जमानत पर। सर अब क्या फेस करना पड़ेगा उन्हें? देखें, अब तो सीधा अडयाला जेल जाना पड़ेगा उन्हें, एयरपोर्ट से वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो अदालती मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर हैं, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस जो है वो ही लूजेस हिज नॉर्मल राइट्स अंडर द लॉ। और अपील भी अभी तक कोई अपील नहीं है, अपील उनकी दाखिल दफ्तर हो चुकी है। जब आएंगे जेल जाएंगे अडयाला, वहां से दरखास्त देंगे कि मेरी अपील को बरामद किया जाए जो दाखिल दफ्तर कर दी गई है। फिर वजूहात देंगे कि मैं क्यों कर जो है 4 साल नहीं आ पाया। तो अदालत इसका इस्तफसार करेगी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखेगी या जो भी करेगी, और ये भी सामने रखेगी कि वहां तो माशाअल्लाह
माशाल्लाह शाश बशाश आपको लोगों से गालियां भी पड़ती रही, आप तमाम जो है खाने भी खाते रहे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे, आप वहां जो है काबीना की मीटिंग्स भी वहां होती रही, प्राइम मिनिस्टर आपके भाई साहब जो है आपसे बगलगीर होकर जो है सारी दुनिया घूमते फिरते भी नजर आए, और वहां तो आपको कोई बीमारी। अच्छा खोसा साहब, 1 मिनट को हम तसव्वुर कर लें कि फास्ट ट्रैक पे तमाम चीजें हो, तो आपको क्या लगता है कि मियां साहब के जो केसेस हैं जेल चले गए या नहीं गए, जो इस बहस को भी हम छोड़ दें, फास्ट ट्रैक अगर उनको जो है वो कोई सहूलत मिल जाए कि अदालतें उनका केस तेज सुने, तो फिर एक वकील की हैसियत से आपको क्या लगता है कि आपका अगर ये मुद्दा ये आपका जो है वो क्लाइंट हो, तो आप कितने अरसे में छुड़वा लेंगे? देखें वो तो खुद कहते हैं लाडला लाडला। अब अगर हर चीज के लाडले हैं माशाल्लाह कि आप मफरूर होते हुए आपको वो जो है वो हाई कमिश्नर यानी एम्बेसडर जो है अगर यूके का आप पाकिस्तान का आपको एयरपोर्ट पर छोड़ने आता है, सी ऑफ करता है, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल आपको मिलता है, तो ये तो बनाना रिपब्लिक से भी बदतर हो गया पाकिस्तान। देखें मफरूर के साथ हाथ मिलाने वाला भी 7 साल हमारे आईन कानून में उसको 216 ताज़ीरात है पाकिस्तान में 7 साल सजा का मस्तूजब है। चे जाए कि प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ वहां रहते रहे, इनको भी सजा होनी चाहिए। साहब ये तो चले तजवीज है आपकी, लेकिन आपका क्लाइंट कोई भी क्लाइंट है और लाडला भी है थोड़ा सा, उसको कितने दिनों में आप छुड़वा लेंगे? मैं इलेक्शन से इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूं। यार अब मेरी वकालत का इम्तिहान ना लो क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, मैंने तो सभी को मुखलसी दिलवाई है, छुड़वाई है। मैं अंदाजा ले रहा हूं कि 2-3 महीने में हो जाएगा ये काम, इलेक्शन तक 28 जनवरी तक हो भी सकता है, मैं क्या कह सकता हूँ। चले खोसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपको उसी इम्तिहान में डाला कि जिस तरह से क्लाइंट आपसे आके अचानक पूछता है कि हम कितने दिनों में छूट जाएंगे, और जाहिर है कि आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को सामने रख के जवाब नहीं दे सकते। तो देखना होगा क्या होता है मियां साहब के साथ। प्रोग्राम का इख्तिताम करते जा दीजिए, अल्लाह हाफिज।